हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं धान की खेती, जो दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, हरियाणा एडीओ के लिए और एफओ के लिए एवं राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में गेहूं की खेती जो है कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज जो हमारी क्लास है, क्लास सेकेंड है, वो है धान की खेती। आज हम जो है धान की खेती पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धान का जो है बोटकल नेम क्या है। तो धान का जो बोटकल नेम है वो ओराइजा सटाइवा है। अगर बात करें इसकी फैमिली की कि इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी जो फैमिली वो पोएसी है। क्या है इसकी फैमिली? पोएसी है। पोएसी दोस्तों न्यू नेम है। कैसा है? न्यू नेम है। और इसका जो ग्रेमनी कुल है, ग्रेमनी कुल वो ओल्ड नेम है। तो इसकी फैमिली क्या है? पोएसी या ग्रेमनी, या एक और नया नाम है इसका घासकुल। इसे क्या कहते हैं? घासकुल भी कहते हैं। अगर बात करें कि धान में कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, तो धान में 2n बराबर 24 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें कि धान का जो है ओरिजिन प्लेस क्या है, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो साउथ ईस्ट एशिया है। क्या है? साउथ ईस्ट एशिया है। अगर बात करें कि जो धान है वो कैसा प्लांट है, धान कैसा प्लांट है, तो धान एक C3 प्लांट है। कैसा है? C3 प्लांट है। और स्वाड्य प्लांट है। कैसा है? स्वाड्य प्लांट है। और जो है सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी कि धान जो है C3 प्लांट के अंतर्गत आता है। यह एक स्वाड्य प्लांट है, यानी SDP है। और इसमें जो परागण है कैसा होता है? स्वपरागण होता है। कैसा होता है? स्वपरागण होता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट है। अगर बात करें कि धान में जो है कितने % प्रोटीन पाई जाती है, तो इसमें 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? टेराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर बात करें वसा की कि धान में वसा कितने % पाई जाती है, तो 2 से 2.5% जो है धान में वसा पाई जाती है। अगर बात करें कि धान का जो पुष्प क्रम है वो क्या कहलाता है, तो धान का जो पुष्प क्रम है उसे पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। और धान के पुंकेसर में कितने पुंकेसर होते हैं, यानी कि पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है। काफ़ी दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में कि धान में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है। तो धान में जो पुंकेसर है 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। एक हमारा होता है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में जो प्रोटीन है कितनी पाई जाती है? 6 से 7%। कितनी? ब्राउन चावल में जो प्रोटीन है 6 से 7% पाई जाती है। अगला देखते हैं, जो हमारा धान है किस प्रकार का फल है, यानी कि फल का प्रकार क्या है, तो इसका जो प्रकार है वो है कैरियोप्सिस प्रकार का। धान कैसा है? कैरियोप्सिस प्रकार का फल है। अगर बात करें हम कि धान का जो टेस्ट वेट है कितना होता है, धान का जो टेस्ट वेट है कितना होता है, तो इसका जो टेस्ट वेट है 25 होता है। कितना? 25 ग्राम। टेस्ट वेट हमेशा 1000 बीजों का भार होता है। कितना? यानी कि 1000 दानों का जो भार होता है वो टेस्ट वेट कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ट वेट कहलाता है। अगला है कि धान के तने को क्या कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए कि धान के तने को क्या कहते हैं। तो धान के तने को जो है कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? धान के तने को कलम कहते हैं। और धान के लेमा और पेलिया को मिलाकर कौन सी संरचना बनती है, तो हल संरचना बनती है। कैसी? हल संरचना बनती है या हल कहते हैं। अगला है कि इसका जो टेस्ट वेट है 25 ग्राम होता है, कॉमन राइस का। ठीक है। अगर बात करें बासमती चावल का टेस्ट वेट कितना होता है, तो इसका जो टेस्ट वेट है 21 ग्राम होता है। कितना होता है? 21 ग्राम होता है। कॉमन राइस का 25 ग्राम और बासमती राइस का जो टेस्ट वेट है कितना होता है? 21 ग्राम होता है।
अगर बात करें कि धान की जो भूसी है, धान की भूसी में तेल कितने परसेंट पाया जाता है, तो इसमें जो ऑयल की परसेंटेज है 15 से 20%। कितना? 15 से 20% जो है ऑयल की मात्रा पाई जाती है धान की भूसी में। अगला पॉइंट है कि एरिया एंड प्रोडक्शन। पहले करते हैं भारत के सापेक्ष में कि भारत में सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य के पास है, फिर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, और प्रोडक्टिविटी किस राज्य की सबसे अधिक है। अगर बात करें हम एरिया की, तो एरिया में यूपी का पहला स्थान है, फिर पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद उड़ीसा का है, यानी कि एरिया में यूपी का पहला स्थान है। अगर बात करें प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में पहला स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है। किसका है? पश्चिम बंगाल का प्रोडक्शन में पहला स्थान है, और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पंजाब का तीसरा स्थान है। अगर बात करें प्रोडक्टिविटी में, यानी कि उत्पादकता में, उत्पादकता में जो है पहला स्थान किसका है? पंजाब का। लगभग सभी क्रॉप में जो है उत्पादकता में पंजाब पहले स्थान पर है। गेहूं में भी उत्पादकता में पंजाब पहले स्थान पर था, और धान के उत्पादकता में भी पंजाब पहले स्थान पर, यानी कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। अगर बात करें विश्व की दृष्टि से, तो अगर बात करें एरिया की, तो सबसे ज़्यादा एरिया भारत के पास है, उसके बाद चाइना के पास है। सबसे ज़्यादा जो एरिया किसके पास है? भारत के पास है, उसके बाद किसके पास है? चाइना के पास है, फिर तीसरे नंबर के पास है इंडोनेशिया के पास। किसके पास है? इंडोनेशिया के पास। अगर बात करें प्रोडक्शन की दृष्टि से, तो प्रोडक्शन में सबसे पहले स्थान पर है चाइना, और दूसरे स्थान पर है इंडिया, और तीसरे स्थान पर है इंडोनेशिया। तीसरे स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया है। अगर बात करें प्रोडक्टिविटी में, यानी कि उत्पादकता में, तो उत्पादकता में जो पहला स्थान है यूएसए का है। किसका है? यूएसए का है। अगला पॉइंट है कि धान की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। धान की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो धान की जो कुल प्रजातियां हैं 24 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 24 पाई जाती हैं, जिसमें से 2 प्रजातियों की खेती होती है, यानी कि 2 कल्टीवेटेड वैरायटी हैं, और 22 जंगली प्रजातियां हैं। कैसी हैं? जंगली प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 कल्टीवेटेड हैं, इनकी जो है खेती होती है, और 22 प्रजातियों की खेती नहीं होती है, क्योंकि ये जंगली हैं। अब 2 प्रजातियों कौन कौन सी हैं? इसमें जो पहली है वो है ओराइजा सटाइवा, और दूसरी है ओराइजा ग्लेबेरिमा। जो ओराइजा ग्लेबेरिमा है, ये कहाँ उगाई जाती है? अफ्रीका में। कहाँ उगाई जाती है? अफ्रीका में। अफ्रीका में जो है ओराइजा ग्लेबेरिमा की खेती की जाती है। और जो हमारी है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा की 3 सब स्पेसीज हैं। कितनी? 3 इसकी सब स्पेसीज है, जिसमें पहली है ओराइजा सटाइवा इंडिका, दूसरी है ओराइजा सटाइवा जापोनिका, और तीसरी है ओराइजा सटाइवा जवानिका। जिसमें ओराइजा सटाइवा इंडिका है, इसकी खेती कहाँ होती है? भारत में होती है। और ये कैसा राइस है? ट्रॉपिकल राइस है। यानी कि ओराइजा सटाइवा इंडिका की खेती कहाँ होती है? भारत में। और एक कैसा राइस है? ट्रॉपिकल राइस है, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसकी जो है खेती की जाती है। दूसरा है ओराइजा सटाइवा जापोनिका, जैसा कि नाम से पता चल रहा है जापोनिका, तो इसकी जो खेती कहाँ होती है? जापान में की जाती है। ये कैसी है? ये सब ट्रॉपिकल राइस है, और इसका जो उत्पादन है सबसे अधिक होता है। इसका जो उत्पादन है सबसे अधिक होता है। जो तीसरी प्रजाति है ओराइजा सटाइवा की, वो है ओराइजा सटाइवा जवानिका। कौन सी है? ओराइजा सटाइवा जवानिका। ये इसकी खेती कहाँ होती है? इंडोनेशिया में।
कहाँ होती है? इंडोनेशिया में होती है। ये कैसा राइस है? विल्ड राइस है। कैसा है? विल्ड राइस है। अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है टेम्परेचर, कि धान की खेती के लिए किस प्रकार का टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसके वृद्धि के लिए यानी कि धान की वृद्धि के लिए कितना तापमान होना चाहिए। तो इसके लिए जो तापमान है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, अच्छा माना जाता है। अगर बात करें कि धान की में जो पुष्पन की अवस्था आती है, तब उसमें जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यानी कि उस समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो उस समय 26 से 32 कितना होना चाहिए? 26 से 32.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, या मोटा मोटा 32 डिग्री तापमान होना चाहिए। फिर है न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए। तो धान की खेती के लिए जो न्यूनतम तापमान है 10 से 12, कितना? 10 से 12 होना चाहिए। अगर बात करें कि अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए, तो अधिकतम तापमान जो है 36 से 38 डिग्री होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। फिर है धान जो है पकने के समय टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो धान के पकने के समय जो टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगर बात करें एक एवरेज जो है तापमान कितना होना चाहिए, तो धान के लिए जो एक एवरेज तापमान है वो है 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, एक एवरेज धान के लिए। अगला पॉइंट है, ये आप लोग नोट करके लिख सकते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि जब 12 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम होने पर, यानी कि जब तापमान 12 डिग्री से कम है, तब जो पोलन है कैसे हो जाते हैं? एस्टिलिटी हो जाते हैं, यानी कि उसमें बांझपन आ जाता है। कैसा हो जाता है? एस्टिलिटी हो जाता है, अगर तापमान 12 से कम होता है। अगला पॉइंट है बुवाई का समय। अब देखते हैं इसका जो है बुवाई का समय क्या है। तो सबसे देखते हैं ऋतु, फिर लोकल नेम, फिर उसका समय क्या है, फिर उसका हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, यानी कि किस समय बुवाई की जाएगी और किस समय उसकी जो है कटाई की जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं खरीफ ऋतु में, किस खरीफ सीजन में। तो खरीफ सीजन में मुख्यतः 2 फसलें उगाई जाती हैं, एक अस और एक अमन, लोकल नाम है जो। अस धान की जो बुवाई है मुख्यतः पश्चिम बंगाल में की जाती है और बिहार में की जाती है, और जो अमन है इसे अगहनी के नाम से भी जाना जाता है, लोकल नाम है, ठीक है। तो जो अस धान है, इसकी बुवाई कहाँ की जाती है और कब की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में मई और जून में। कब की जाती है? मई और जून में जो है अस धान की खेती की जाती है। और इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, यानी कि इसकी कटाई तो सितंबर अक्टूबर में जो है इसकी कटाई की जाती है। अगर बात करें अमन की, तो अमन की जो बुवाई है जून जुलाई में। कब की जाती है? जून जुलाई में इसकी जो है बुवाई की जाती है, और नवंबर दिसंबर में इसकी जो है कटाई की जाती है। कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में इसकी जो है कटाई की जाती है। अगला जो है रबी सीजन। अगला है रबी सीजन। रबी सीजन में मुख्यतः दलुआ धान उगाया जाता है, लोकल भाषा है में नाम है दलुआ। ये कहाँ उगाई जाती है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में जो है इसकी खेती की जाती है रबी सीजन में। इसका जो बुवाई का समय कब है? नवंबर दिसंबर में। कब है? नवंबर दिसंबर में इसकी बुवाई की जाती है, और इसकी जो मार्च अप्रैल में इसकी जो है कटाई कर ली जाती है। कटाई कब कर ली जाती है? मार्च अप्रैल में इसकी जो है कटाई कर ली जाती है। कहाँ? उड़ीसा में। और जो एक बोरो है,
बोरो धान की जो बुवाई है कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल में की जाती है। कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल में की जाती है। इसे मुख्यतः जायद में उगाते हैं बोरो को। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखते हैं कि भारत में धान मुख्य रूप से 2 प्रकार से उगाया जाता है। भारत में जो धान है कितने प्रकार से उगाया जाता है? 2 प्रकार से। पहला है अपलैंड, दूसरा है लो लैंड। अपलैंड का मतलब है कि इसे ऊपरी भूमि या सीधी बुवाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है सीड को ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यानी कि DSR के द्वारा यानी कि डायरेक्ट सीड रेट, डायरेक्ट जो है सीड रेट वही दी जाती है खेत में। किस विधि द्वारा? ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ठीक है, खेत में बीज को बो दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपलैंड कहते हैं, या ऊपरी भूमि बुवाई कहते हैं, या सीधी बुवाई कहते हैं। तो अपलैंड के कितने नाम हैं? ऊपरी भूमि या सीधी बुवाई। दूसरा है लोलैंड, इसे निचली या रोपाई वाला धान कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? गीली विधि के नाम से भी जाना जाता है लो लैंड को। इसमें जो है ट्रांसप्लांटेड ऑफ राइस यानी कि जो धान है उसका क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि पहले जो है नर्सरी तैयार की जाती है, फिर उसके बाद नर्सरी को उखाड़ कर दूसरे फील्ड में उसे लगाया जाता है। तो लो लैंड को किस नाम से जाना जाता है? रोपाई वाला धान या निचली वाला धान या गीली विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला इसमें नोट है कि छिले हुए राइस के दाने को क्या कहते हैं? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा भी गया कि छिले हुए राइस के दाने को क्या कहते हैं? तो ब्राउन चावल कहते हैं, यानी कि ब्राउन राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन राइस कहते हैं। ब्राउन राइस में जो प्रोटीन है कितने % पाई जाती है? ब्राउन राइस में 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 7 से 8% इसमें जो है प्रोटीन पाई जाती है। अगर बात करें कि चावल में हलिंग परसेंटेज कितना होता है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ये दोस्तों क्वेश्चन यूपी कैटेड में काफ़ी पूछा जाता है कि चावल में हलिंग परसेंटेज कितना होता है। तो इसका जो हलिंग परसेंटेज है 67 से 70% होता है, यानी कि अगर आपके पास 100 kg धान है, ठीक, 100 kg में धान में आपके पास 70 kg शुद्ध राइस प्राप्त होगा, यानी कि चावल प्राप्त होगा। ठीक है, हलिंग परसेंटेज कितना होता है? 67 से 70%। अगला पॉइंट है कि चावल को उबालने से कौन सी विटामिन सुरक्षित रहती है? यह भी दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल को उबालने से कौन सी विटामिन जो है सुरक्षित रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वह है थायमीन, यानी कि विटामिन बी सुरक्षित रहता है चावल को उबालने पर। अगला पॉइंट है धान की सीड रेट, कि जो है धान की सीड रेट कितनी बीज की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए। तो अगर बात करें हम ब्रॉडकास्टिंग, अगर हम छिड़कवा विधि के द्वारा धान की जो है बुवाई कर रहे हैं, तब दोस्तों हमें 100 kg बीज दर की आवश्यकता होगी। अगर हम लाइन में बुवाई कर रहे हैं तो 60 kg, अगर हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो 40 kg बीज की आवश्यकता होगी। अगर हम हाइब्रिड राइस यानी कि हाइब्रिड धान की वैरायटी का यूज कर रहे हैं तब जो है 15 से 20 kg बीज की आवश्यकता होगी। अगर हम डेपोंग विधि का प्रयोग कर रहे हैं, डेपोंग विधि, तब 15 से 20 kg जो है बीज की आवश्यकता होगी। डेपोंग मेथड जो है दोस्तों, इसमें नर्सरी बिना भूम के तैयार की जाती है। कैसे? बिना भूम के जो है नर्सरी तैयार की जाती है डेपोंग विधि में।
डेपोंग विधि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है श्री मेथड। श्री मेथड में 5 से 6 kg जो है बीज की आवश्यकता होती है। अगर बात करें अंतरण की कि पंक्ति से पंक्ति और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं, तो अगर हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटिंग में जो अंतरण है 20 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना रखते हैं? 20 × 10 सेंटीमीटर। अगर हम हाइब्रिड राइस का प्रयोग कर रहे हैं तब 20 से 15 सेंटीमीटर अंतरण रखते हैं। और श्री मेथड में जो अंतरण है 20 × 25 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना रखते हैं? 20 × 25 सेंटीमीटर रखते हैं। अब बात करते हैं वैरायटी यानी कि किस्मों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं धान की अगेती किस्में। तो धान की अगेती किस्में बाला, कृष्णा, कावेरी, जवाहर 75 और कलिगा 3, ये जो है धान की अगेती किस्में हैं। अगर बात करें मध्यम किस्में यानी कि मीडियम वैरायटी कौन सी है धान की, तो रत्ना, अनुपमा, आभा और समृद्धि। जो ये रत्ना वैरायटी है, आप लोगों को कमेंट में बताना कि रत्ना और किस फल की वैरायटी है। ये दोस्तों एक फ्रूट की भी वैरायटी है। तो रत्ना किसकी है? धान की है, प्लस आम की भी जो है वैरायटी है रत्ना। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको ऑप्शन में रत्ना दिया है यानी कि क्वेश्चन में रत्ना दिया है तो विकल्प में अगर धान है तो धान, अगर आम है तो आम, अगर दोनों विकल्प है तो आपको तीसरा ऑप्शन दिया गया होगा कि दोनों, तो आपको दोनों टिक लगाना है। तो रत्ना किसकी वैरायटी है? धान की और आम की। अगली वैरायटी जो है पछेती किस्में कौन कौन सी है? तो पछेती किस्में पहली है क्रांति, दूसरी है सुरेखा, गरिमा और महादेवी। ये जो हैं धान की पछेती वैरायटी हैं। अगली है जो वैरायटी है मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी। अगर धान की खेती से क्वेश्चन उठता है तो यहाँ से ज़रूर उठता है म्यूटेंट वैरायटी। धान की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? तो जगन्नाथ और प्रभावती। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगन्नाथ धान की कैसी वैरायटी है? आपको ऑप्शन मिलेगा अगेती किस्म, मध्यम, पछेती, म्यूटेंट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा म्यूटेंट वैरायटी। जगन्नाथ कैसी वैरायटी है? म्यूटेंट वैरायटी है। और प्रभावती भी जो है म्यूटेंट वैरायटी है। तो आप लोगों को ये दोनों वैरायटी याद रखना है। अगला जो है सेलिनिटी वैरायटी कौन सी है? तो लूनी श्री। ये भी दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर भी डबल स्टार लगा लीजिए। अगला जो पॉइंट है कि ब्लाइट रेसिस्टेंट के प्रति वैरायटी कौन सी है, यानी कि ब्लाइट जो झुलसा रोग लगता है उसके प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी है? तो पहली है बाला, कृष्णा, जया और कावेरी। ये कैसी वैरायटी हैं? ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी हैं। अगला पॉइंट है कि सूखा सहनशील वैरायटी कौन सी है? तो इसमें सबसे पहले है कावेरी, सफ़ेद गोरा, साकेत 3, किरण, बाला और कंचन। ये कैसी वैरायटी हैं? सूखा सहनशील है, यानी कि सूखा को सहन कर सकती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है नमक प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी है? तो पहली है जया, दूसरी है रत्ना और तीसरी है ऊसर 1। अगला पॉइंट है कि सुगंधित धान की वैरायटी कौन कौन सी है? तो पहली है साबरमती, दूसरी बासमती 370 और कस्तूरी। ये कैसी धान की वैरायटी हैं? सुगंधित वैरायटी हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को जो याद करना है, सभी वैरायटी याद करना नहीं, खाली आप लोग को सभी को एकदम
पढ़ लेना है। इसमें आपको याद करना है सबसे पहले रत्ना वैरायटी किसकी है, दूसरी म्यूटेंट वैरायटी, ये दोनों आपको याद करना है, जगन्नाथ और प्रभावती। चौथी वैरायटी जो आपको याद करना है वह है लूनीश्री, कैसी वैरायटी है, सेलिनिटी वैरायटी है और किसकी है, धान की है। तीसरी आपको याद करना है ब्लाइट रेसिस्टेंट, जिसमें बाला, कृष्णा, जया, कावेरी में से आपको केवल जो है जया वैरायटी याद रखनी है। सूखा सहनशील में साकेत 3 और किरण, इन दोनों को याद रखना है। और नमक प्रतिरोधी में रत्ना, जया, ऊसर, तीनों को याद रखना है। और सुगंधित धान में बासमती 370, कस्तूरी और साबरमती, ये आपको तीनों याद करना है। तो बस इतनी ही आप लोगों को जो है वैरायटी याद करनी है। अगला जो पॉइंट है कि बासमती धान में जो सुगंध आती है किसके कारण आती है, काफ़ी पूछा जाता है। तो बासमती धान में जो सुगंध है डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलीन के कारण आता है। किसके कारण, डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलीन के कारण जो है बासमती धान में सुगंध आती है। अगला पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन धान की किस वैरायटी में पाई जाती है। तो जो वैरायटी है साबरमती, कौन सी, साबरमती जो वैरायटी है उसमें जो प्रोटीन है 7 से 9% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 7 से 9 पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि दुनिया में चावल की पहली बोनी किस्म कौन सी है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया की जो पहली बोनी वैरायटी है चावल की वो है TN1, कौन सी है, TN1। इसे कब विकसित किया गया था, 1964-65 में, कहाँ, ताइवान में। इसे ताइवान में जो है डेवलप किया गया था। ये दुनिया की पहली बोनी किस्म थी, क्या नाम था, TN1। जो TN1 है इसका क्रॉस क्या है, काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका जो क्रॉस है वो है DG जीन। इसका जो क्रॉस कराया गया है तसाई यंग चोंग वैरायटी से। इन दोनों के क्रॉस से जो वैरायटी बनाई गई है वो TN1 वैरायटी बनाई गई है। अगला पॉइंट है कि TN1 किस्म को जो है जीवी चालम, एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा 1964-65 में जो है भारत में पेश किया गया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत में TN1 वैरायटी को किसने पेश किया था और कब। तो जीवी चालम ने 1964-65 में भारत में पेश किया था इस वैरायटी को, किस वैरायटी को, TN1 को। अगला पॉइंट है कि दुनिया की पहली अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म कौन सी है। तो इसकी ये जो किस्म है वो IR8 है। देखो दुनिया में चावल की पहली अगर बोनी किस्म वो TN है, ठीक, TN1 है। अगर पूछता है कि दुनिया की पहली अधिक क्या है, अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म, तब IR8 है। इसे 1965-66 में IRRI में जो है डेवलप किया गया था। आप लोगों को बताना है कि IRRI कहाँ है, कहाँ स्थित है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहाँ है आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला पॉइंट है कि जो वैरायटी IR8 है इसका क्रॉस क्या है, इसका जो है क्रॉस क्या है। तो इसका जो क्रॉस है DG जीन और पेटा, यानी कि DG जीन और पेटा के क्रॉस से जो है IR8 वैरायटी तैयार की गई। अगला क्वेश्चन है कि IR8 को भारत में कब पेश किया गया। तो 1966 में इसे पेश किया गया, जो TN1 से अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ।
ठीक है। यानी कि जो TN1 था ये भारत विश्व की पहली बोनी वैरायटी थी, और जो IR8 थी ये समझो TN से अधिक उत्पादन होता था, ठीक है। इसलिए विश्व की पहली ऐसी बोनी वैरायटी है जिसका उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी कि अधिक उपज देने वाली बोनी वैरायटी है। तो इसे भारत में कब पेश किया गया? 1966 में। और TN को कब पेश किया गया था? 1964-65 में। किसने पेश किया था? GV चालम के द्वारा। अगला पॉइंट है कि भारत की जादुई किस्म कौन सी है और विश्व की जादुई किस्म कौन सी है? तो भारत की जो जादुई किस्म है वो है जया, और विश्व की जो है IR8 है। भारत की जादुई किस्म जया और विश्व की जो है IR8 जादुई किस्म है, यानी कि जादुई किस्म की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि जया किस्म का क्रॉस क्या है? तो जो जया वैरायटी है उसका जो क्रॉस है TN1 और क्रॉस टाइप 141 वैरायटी से बनाया गया है, यानी कि TN1 इंटू टाइप 141 के क्रॉस से जो है जया किस्म तैयार की गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जया का विपरीत क्रॉस कराने से कौन सी वैरायटी बनाई गई? तो जया के विपरीत क्रॉस से जो है पद्मा किस्म बनाई गई। कौन सी? पद्मा वैरायटी तैयार की गई। जया का क्रॉस क्या है? TN1 टाइप 141, और इसका जस्ट उल्टा यानी कि टाइप 141 और TN1 से जो वैरायटी तैयार की गई वो पद्मा है। अगला पॉइंट है कि पहली भारतीय उच्च उपज वाली प्रारंभिक अर्धबोनी कैसी अर्धबोनी किस्म कौन सी है? जया है, जिसे 1968 में डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? 1968 में डॉक्टर शास्त्री द्वारा। जया कैसी वैरायटी है? अर्धबोनी वैरायटी है। किसने विकसित किया था? डॉक्टर शास्त्री द्वारा। कब? 1968 में। और ये भारत की उच्च उपज यानी कि सबसे ज़्यादा उपज देने वाली पहली प्रारंभिक अर्धबोनी वैरायटी है। अगला पॉइंट है कि चीन के बाद भारत 1994 में APRH1 और 2 एंड MGR1 व संकर चावल का व्यवसायीकरण करने वाला दूसरा देश है। यानी कि चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जो चावल का व्यवसायीकरण करने वाला सेकेंड कंट्री है। अगला पॉइंट है कि विश्व में बासमती की पहली संकर वैरायटी कौन सी? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर जो है स्टार लगा लीजिए कि विश्व में बासमती की यानी कि बासमती की पहली संकर वैरायटी कौन सी है वर्ल्ड में? तो इसकी जो वैरायटी है वो है PRH10। PRH10 किसकी वैरायटी है? बासमती की। अगला पॉइंट है कि संकर किस्म कौन कौन से? तो बादशाह भोग, पूसा सुगंध 3, CORH1 और CORH2 और बासमती 370। बासमती 370। एक इसमें पॉइंट है कि PHB 71 चावल की एकमात्र ऐसी संकर वैरायटी है जिसे निजी संस्था द्वारा जारी किया गया है। पूछता कि निजी संस्था द्वारा कौन सी धान की एक वैरायटी जो है डेवलप की गई है? तो वो है PHB 71। PHB 71 की ट्रांसप्लांटिंग का जो हिस्सा कितने क्षेत्रफल ट्रांसप्लांटिंग करते हैं? तो खेत का 1/10वां हिस्सा 1/10वां हिस्सा पर जो है नर्सरी तैयार करते हैं, या
1 हेक्टेयर का 1000 मीटर स्क्वायर या 1:10, 1:10 पर जो है नर्सरी तैयार करते हैं। अगर बात करें हम कि खरीफ सीजन में रोपाई कितने दिनों के बाद तैयार हो जाती है, तो वो है 21 से 25 दिन में जो है नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अगर हम बात करें कि रबी सीजन में, तो रबी सीजन में 30 से 35 दिन में जो है नर्सरी तैयार हो जाती है। अगर ड्राई लैंड एरिया है तो 30 से 35 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। अगर हम नर्सरी डेपोंग विधि के द्वारा तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी हमारी 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। डेपोंग एक ऐसी मेथड है जिसमें बिना भूमि के हम जो है नर्सरी तैयार करते हैं। डेपोंग मेथड को हम मेट टाइप मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट टाइप मेथड भी कहते हैं। जो डेपोंग मेथड है इसके लिए जो नर्सरी के लिए एरिया है कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 वर्ग स्क्वायर मीटर प्रति हेक्टेयर जो है एरिया की आवश्यकता होती है। अगर बात हम करें कि धान की पौध लगाने की मुख्य कितनी विधियां हैं, तो मुख्यतः इसकी जो है 3 विधियां हैं। कितनी हैं? 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं, ठीक है। पहली है गीली विधि, फिर है डेपोंग विधि, फिर है सूखी विधि, ठीक है। गीली विधि जिसमें हम पौधे का ट्रांसप्लांट करते हैं। सूखी विधि यानी कि हम खेत में सीधे बीज की जो है बुवाई कर देते हैं। दूसरा है डेपोंग विधि। देखते हैं अगला पॉइंट है मेथड, यानी कि रोपाई का मेथड और कितने एरिया पर जो है नर्सरी तैयार करते हैं और उसका रेशियो क्या है। तो अगर बात करें नॉर्मली जो है 1000 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर धान के लिए। इसका जो रेशियो है 1:10 होता है। कितना? 1:10 होता है। अगर बात करें राइस ड्राई बेड की, तो राइस ड्राई बेड में 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्र मतलब एरिया की आवश्यकता होती है और राइस वेट बेड में 150 से 1500 मीटर क्षेत्र में जो है नर्सरी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? नर्सरी तैयार करते हैं। अगर बात करें कि श्री मेथड में जो नर्सरी के लिए हम कितने एरिया का प्रयोग करते हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर का। अगर रेशियो की बात करें तो 1:100। अगर बात करें डेपोंग मेथड, तो डेपोंग मेथड में जो नर्सरी है 40 मीटर स्क्वायर में जो है तैयार की जाती है। यानी अगर रेशियो की बात करें तो 1:250। अब देखते हैं कि श्री विधि क्या है। श्री, तो इसका जो फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है। इसे 1983 में डेवलप किया गया था श्री विधि को। कहाँ? मेडागास्कर में। किसके द्वारा? हेनरी डी लूनी के द्वारा जो है इस विधि को विकसित किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। कहाँ किया गया था? मेडागास्कर में। अगर बात करें कि भारत में पहली बार जो है इसे कहाँ पेश किया गया, जो धान की श्री मेथड विधि है इसे भारत में पहली बार सन 2000 में तमिलनाडु में पेश किया गया था। कहाँ पेश किया गया था? तमिलनाडु में। श्री मेथड में जो है पानी की कितनी आवश्यकता होती है, तो 700 mm पानी की जो है आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि 1 kg धान उगाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो 1 kg धान को उगाने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आप लोगों को बताना है कि 1 kg
गेहूं को उगाने में कितना पानी की आवश्यकता होती है? आप लोगों को कमेंट में बताना है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगला है वाटर रिक्वायरमेंट, ये कितनी पानी की आवश्यकता होती है? अगर बात करें टोटल वाटर रिक्वायर्ड तो 11 से 1250 mm पानी की आवश्यकता होती है धान की खेती के लिए। अगर बात करें एक एवरेज, तो एवरेज जो है 1150 mm। अगर बात करें कि श्री मेथड में कितना पानी की आवश्यकता होती है, तो 700 mm पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी में कितनी पानी की आवश्यकता होती है? 50 mm। और लैंड प्रिपरेशन में 200 mm और फील्ड प्रिपरेशन में 1000 mm पानी की आवश्यकता होती है। ये बात हो गई वाटर रिक्वायरमेंट से कि धान की खेत के लिए, यानी कि धान की खेती के लिए हमें पानी की कितनी आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता पड़ती है। अब बात हम करते हैं उर्वरक की, कि धान के खेत में हमें कितना उर्वरक देना चाहिए। तो 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 60 kg पोटास की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगर बात करें जैव उर्वरक, तो जैव उर्वरक के रूप में हम बीजीए का प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं, जो 20 से 30 किलोग्राम, कितना, 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन को प्रदान करता है, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। कितना, 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है बीजीए। अगला पॉइंट है उपज। उपज से पहले हम देखते हैं कि इसकी क्रांतिक अवस्थाएं, यानी कि पानी सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी। तो पहली है बूटिंग स्टेज, फिर है हेडिंग स्टेज, फिर है पेनिकल इनिहेशन, फिर है फ्लावरिंग स्टेज। इन 4 स्टेजों पर जो है पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं उपज के बारे में, कि उपज जो है कितनी होती है। तो देखते हैं, पहले देखते हैं मॉइस्चर। जब हम धान की कटाई करते हैं, यानी कि उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तब उसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए दानों में। तो 20 से 25% मॉइस्चर होना चाहिए, तब हमें जो है धान की फसल की हार्वेस्टिंग करना चाहिए। अगर हम धान का स्टोरेज कर रहे हैं, यानी कि भंडारण कर रहे हैं, भंडारण के समय धान के दानों में कितना जो है नमी होना चाहिए, तो जो है 10 से 12% जो है नमी होनी चाहिए स्टोरेज के समय, यानी कि भंडारण करते समय धान के दानों में जो है नमी। इससे अगर ज़्यादा होगी तो दोस्तों जो हमने स्टोर किया है वो खराब हो जाता है। अगर बात करें उपज की, तो इंडिजीनियस वैरायटी की जो उपज है 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग करके उगाए हैं तब 15 से 20 कुंटल जो है धान प्राप्त होता है। अगर हम ड्रॉप वैरायटी यानी कि बोनी किस्मों का चयन किया है तब जो उपज है 50 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। यानी कि हमें जो ड्रॉप वैरायटी इससे सबसे ज़्यादा उपज प्राप्त होती है। अगर बात करें हाइब्रिड राइस, तो हाइब्रिड राइस की जो उपज है कितनी है, 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। अब अगला पॉइंट है धान के रोग क्या है, धान के रोग एवं विकार। तो इसका जो पहला विकार है खैरा डिजीज। ये किसके कारण होता है, तो जो खैरा डिजीज है ये दोस्तों जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण होता है। इसे कब खोजा गया, तो इसे 1966 में किसके द्वारा, डॉक्टर वाई एल नेने ने देखा था।
एल नेने के द्वारा इसे खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1966 में। और कहाँ खोजा गया था? पंतनगर में। पंतनगर में इसे जो है खोजा गया था। सबसे पहले खैरा डिजीज जो है IR8 वैरायटी में देखा गया था। किसमें? IR8 वैरायटी में देखा गया था। यह जिंक की कमी के कारण होता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें 25 kg जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। एक इसमें विकार लगता है व्हाइट आई, ये FE के कारण होता है। दूसरा इसमें लगता है अकोची डिजीज। अकोची डिजीज जो है H2S टॉक्सिसिटी के कारण होता है। किसके कारण? H2S के टॉक्सिसिटी के कारण जो है धान में अकोची डिजीज हो जाता है। अगला जो है व्हाइट बड मेज, ये दोस्तों जिंक के कारण होता है। किसके कारण? जिंक के कारण होता है। तो ये थे प्रमुख विकार जो धान में लगते हैं। अब बात हम करने वाले हैं धान में प्रमुख रोग। तो इसमें जो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ब्लास्ट ऑफ राइस। ये दोस्तों किसके कारण लगता है? तो पायरिकोरेरिया और आईजी के कारण। ब्लास्ट का जो पैथोजन है क्या है? पायरिकोरेरिया और आईजी। ये कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा होता है। अगला जो डिजीज है वह ब्राउन लीफ स्पॉट। ये किसके कारण होता है? कवक के द्वारा। किसके कारण? कवक के द्वारा होता है। इसका जो पैथोजन है क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम और आईजी। इसका जो पैथोजन है क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम और आईजी। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। अगला इसका जो डिजीज है सीड ब्लाइट, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। तो सीड ब्लाइट जो है राइजोक्टोनिया सोलेनी के कारण होता है। किसके कारण? राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण होता है। अगला जो है डिजीज है फॉल्स स्मट। इसका जो हम विस्तार से दोस्तों प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। किसमें? प्लांट पैथोलॉजी में हम विस्तार से पढ़ेंगे इन सभी रोगों के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हम केवल डिजीज का नाम और उसका पैथोजन। तो इसका अगला जो डिजीज है वह है फॉल्स स्मट। तो फॉल्स स्मट किसके कारण होता है? अस्टिलोगोन्यूडो वेरिएंस के कारण। किसके कारण होता है? अस्टिलोगोन्यूडो वेरिएंस के कारण जो है फॉल्स स्मट डिजीज देखने को मिलता है। अगला जो है इसका वो है बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट। कौन सा है? बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट। ये किसके कारण होता है? तो ये जो रोग है जेंथोमोनास और आईजी के कारण। किसके कारण होता है? जेंथोमोनास और आईजी के कारण जो है ये रोग होता है। बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट जेंथोमोनास और आईजी के कारण देखने को मिलता है। अगला जो रोग है वो है फुट रॉट या बेकन डिजीज। तो ये किसके कारण होता है? फ्यूजेरियम मोनली फॉर्म के कारण। किसके कारण? फ्यूजेरियम मोनली फॉर्म के कारण जो है ये डिजीज देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है वो इंसेक्ट कि धान में कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं। तो इसका जो सबसे प्रमुख कीट है वो है ग्रीन लीफ हॉपर। क्या है? ग्रीन लीफ हॉपर। ये किसके कारण होता है? सॉरी दोस्तों, हाँ, इसका जो पहला इंसेक्ट है वो है ग्रीन लीफ हॉपर। ये किसके कारण होता है? नेफोटोटिक्स वेरिएंस के कारण।
किसके कारण होता है? नेफोटेटिक्स वेरिएंस के कारण होता है। दूसरा जो इंसेक्ट है वो ब्राउन प्लांट हॉपर यानी कि BPH, ये किसके कारण होता है? नीला परवट्टा लुगेंस के कारण। किसके कारण होता है? नीला परवट्टा लुगेंस के कारण होता है। अगला जो इंसेक्ट है वो है राइस गंदी बग। जो राइस गंदी बग है ये किसके कारण होता है? लेप्टोकोरिसा एक्वाटा के कारण। किसके कारण? लेप्टोकोरिसा एक्वाटा के कारण जो है राइस में गंदी बग देखने को मिलता है। अगला इसका जो इंसेक्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है थ्रिप्स। थ्रिप्स किसके कारण होता है? तो स्टेनचेइटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस के कारण होता है। किसके कारण? बाइफॉर्मिस के कारण होता है। तो ये दोस्तों हो गए धान के प्रमुख रोग और धान के प्रमुख कीट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि धान से संबंधित अनुसंधान कौन कौन से हैं। धान से संबंधित अनुसंधान कौन कौन से हैं? तो पहला है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान यानी कि CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। CRRI का फुल फॉर्म का है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है? कटक उड़ीसा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। अगला जो अनुसंधान है धान से संबंधित वो है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है? मनीला में है। मनीला यानी कि फिलीपींस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में जो है IRRI की स्थापना हुई थी। अगला है धान अनुसंधान निदेशालय। कहाँ है? हैदराबाद में यानी कि आंध्र प्रदेश में है। तो धान से ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है धान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखते हैं जो पॉइंट छूट गए हैं उन्हें हम जो है तथ्य के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि आधुनिक चावल की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई यानी कि किस प्रजाति के द्वारा हुई। तो आधुनिक चावल की जो उत्पत्ति है ओराइजा नीमोरा नान जंगली प्रजाति के द्वारा हुई है। अगला पॉइंट इसमें है कि धान में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। तो दोस्तों धान में हाइपोजियल यानी कि अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है धान में। फिर अगला पॉइंट है कि भूरी खाद यानी कि ब्राउन मैन्यूर किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों ये चावल से संबंधित है। किससे संबंधित है? चावल से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि धान के खेत में कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों धान के खेत से जो है मेथेन प्राप्त होती है। मेथेन गैस प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है कि धान की पत्तियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं। धान की पत्तियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो धान की पत्तियों में पैरेनकाइमा ऊतक पाए जाते हैं। कौन से? पैरेनकाइमा ऊतक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि लगातार पॉलिश राइस खाने से
कौन सा रोग हो जाता है, काफ़ी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि धान का हम बेर बेर सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है। तो बेरी बेरी, कौन सा रोग, बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला पॉइंट है कि धान के तने को क्या कहते हैं। तो धान के तने को कल्म या हल्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्म या हल्म कहते हैं। अगला पॉइंट है कि ब्राउन राइस से वाइट राइस प्राप्त करने की क्रिया हलिंग कहलाती है। यानी कि ब्राउन राइस से वाइट राइस प्राप्त करने की क्रिया को हलिंग कहते हैं। अब हलिंग परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, वाइट राइस अपॉन ब्राउन राइस इंटू 100। तो हलिंग का सूत्र क्या है, वाइट राइस बटे ब्राउन राइस इंटू 100। अगला है पॉइंट कि चावल व छिलका का अनुपात कितना होता है। चावल व छिलका का अनुपात कितना होता है, तो 2:1। अगला है पॉइंट कि गोल्डन राइस में विटामिन ए का निर्माण करने वाला जीन कौन सा है या किस पादप से लिया गया। तो डैफोडिल नामक पादप से जो है लिया गया है। अगला पॉइंट है कि धान के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो धान के लिए जो जलवायु है गर्म व आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। कैसी जलवायु, गर्म व आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण में फ्लैग लीफ का जो है 50 से 55% योगदान है। कितना है, 50 से 55% योगदान है। अगला पॉइंट है कि धान की फसल है, धान नाइट्रोजन को अमोनिकल के फॉर्म में लेता है, यानी कि NH4 के रूप में ग्रहण करता है नाइट्रोजन को। अगला पॉइंट है कि धान की उतेरा और पेरा की खेती कहाँ प्रचलित है। तो धान की उतेरा और पेरा की जो खेती बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है या अगला पॉइंट है कि धान में बेसल के रूप में कौन सी खाद प्रयोग की जाती है। तो भैया इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि DAP का प्रयोग किया जाता है। धान की फसल में बेसल के रूप में जो है DAP का प्रयोग किया जाता है और टॉप ड्रेसिंग के रूप में अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि धान का भूरा रंग किसके कारण होता है। तो भैया धान का जो भूरा रंग है एलेरोन के कारण होता है। फिर है मिलिंग। मिलिंग क्या है, तो मिलिंग से जो विटामिन है, विटामिन बी की हानि हो जाती है। मिलिंग से विटामिन बी की हानि हो जाती है। मिलिंग का मतलब है कि धान से आटा बनाना। ठीक, इसमें जो है विटामिन बी की हानि हो जाती है। अगला पॉइंट है कि पर बॉइलिंग क्या है। पर बॉइलिंग क्या है, तो इसके द्वारा चावल को भाप के द्वारा उपचार किया जाता है, यानी कि चावल को भाप के द्वारा उपचार करना पर बॉइलिंग कहलाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में चावल की प्रथम संकर वैरायटी कौन सी है। तो भारत में चावल की जो संकर वैरायटी है वो है MGR1 या CORH। तो भारत में चावल की पहली संकर वैरायटी कौन है, MGR1। और विश्व में यहाँ पर कर लो विश्व,
विश्व में बासमती चावल की पहली संकर किस्म कौन सी है? तो PRS10 है। और सुपर राइस के जनक कौन है? JS खुश हैं। और धान के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए? तो धान के लिए जो है चिकनी मृदा होनी चाहिए। कैसी? चिकनी मृदा होनी चाहिए, जिससे उसमें पानी ठहर सके। अगला पॉइंट है बुशनिंग। बुशनिंग क्या है? तो जब धान के पौधे 25 से 45 दिन के हो जाएं, तो खेत में हल चलाकर खरपतवारों को या अधिक पौधों को निकालने की क्रिया बुशनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बुशनिंग कहलाती है। यानी कि धान के खेत में जब धान के पौधे 25 से 45 दिन के हो जाएं, या उसमें जो पौधों की संख्या अधिक हो जाए, उनको निकालना क्या कहलाता है? बुशनिंग। अगला पॉइंट है फाउलिंग फसल क्या है? फाउलिंग फसल क्या है? तो सीधी बुवाई करने पर खेत में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होना, यानी कि अधिक प्रकोप होना क्या कहलाता है? फाउलिंग फसल कहलाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि हम जब धान की सीधी बुवाई करते हैं तब उसमें जो खरपतवार हैं अधिक देखने को मिलते हैं, उसी फसल को हम फाउलिंग फसल कहते हैं।